अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बात करूँगा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और ख़ास तौर पर फेक डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर उस पे वीज़ा लिया जाए। वो देखते हैं कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो फेक डॉक्यूमेंटेशन लगाते हैं। उन्होंने सिर्फ अपना क्लाइंट ने पासपोर्ट दिया होता है या एक दो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो क्लाइंट की तरफ से होता है, बाकी वो सारा कंसल्टेंट खुद करता है, तो उसके बाद भी वो वीज़ा मिल जाता है। तो वो सोचते हैं कि अगर वो कंसल्टेंट दो नंबरी कर सकता है या वो डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। हमें भी आता है काम, हम करेंगे तो हमें भी वीज़ा मिल जाएगा। देखिए, जो कंसल्टेंट्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं, जब वो दो नंबरी कर रहे होते हैं तो उनके बहुत सारे दो नंबरी के तरीके होते हैं। वो जिस तरह करते हैं वही बता सकते हैं, लेकिन वो जब कर रहे होते हैं वो शायद बहुत सारा पैसा लगा रहे हो उस पर, उनकी इन्वेस्टमेंट हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हों, जिसकी वजह से वो वीज़ा लेने में कामयाब हो जाते हैं। अदरवाइज़ या उनकी एक्सपर्ट ही इतनी हो जाती है कि उनको पता होता है कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किस तरह लगाने हैं, और फिर भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इतनी एक्सपर्टी होने के बाद, रिसोर्सेज होने के बाद, बाज़ क्लाइंट्स पे केस बन जाते हैं, उनको बैन भी कर दिया जाता है। तो मैं जो डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ कि फ़ेक आपको लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, अगर लगाएंगे तो क्या होगा, इस पर मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है कि जब भी आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है अपनी, आप रिक्वायरमेंट देख लें। हो सकता है कि रिक्वायरमेंट देखने के बाद आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स हों, आपको मज़ीद डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत ही ना हो। हम देखते तो है कोई नहीं कि रिक्वायरमेंट क्या है एक बिज़नेस पर्सन की, कि मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसकी क्या है। मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं और मुख्तलिफ तरह से हर केस को मुख्तलिफ तरीके से डील किया जा सकता है। लेकिन ये कम इल्मी की वजह से और इल्म हासिल ना करने की वजह से, कि मशक्क़त होती है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो ना करने की वजह से हम गलत रास्ते पे जाते हैं, जिसका नतीजा आखिरकार गलत निकलता है। बहुत सारों का तुक्का लग सकता है और लगता भी है लोगों का, और लेकिन जिसका नहीं लगेगा उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो नताइज अलग भी हो सकते हैं। तो पहली बात याद रखें कि जब भी जो भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है, जिस कैटेगरी का भी, वो उसको देखने है कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है और उस हिसाब से देख लें, शायद आपके पास ऑलरेडी हो। दूसरी जो अहम बात है वो दिमाग में ये रखिए कि हर डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर तरह की डॉक्यूमेंटेशन अटैच करें। आप अपनी पोजीशन के हिसाब से, अपने केस के हिसाब से अलग से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। हम देखते क्या है कि किसी ने एक बड़ी लिस्ट बना दी डॉक्यूमेंटेशन की, वो सारा हम उसी को कॉपी करके तो अपने साथ भी लगा रहे होते हैं। हमारा पर्पस कोई और होता है, हम जा किसी और मकसद के लिए रहे होते हैं, और हम किसी और के मकसद को, किसी और का केस जो है उसको अपनी तरफ अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये गलत चीज़ है, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। हर डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आपने सारे लगाने हैं। तीसरी चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में जो आपने करनी है, बहुत ज़रूरी है, वो अननेसेसरी थिंग्स मेंशन नहीं करनी। आपको ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हर डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं, इसी तरह हर चीज़ मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। आपने फॉर एग्जांपल, मैं 2-3 बिजनेस कर रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ मैं। अब मैं एक स्टेटमेंट में एक बिज़नेस की लगा रहा हूँ और साथ में मैंने दूसरे बिजनेसेस का भी हवाला दे दिया, साथ और चीज़ें भी मैंने बता दी। अब मैं खुद से अपना केस जो है इसको मैं जो कमज़ोर कर रहा हूँ। किस तरह कर रहा हूँ कि मैं दावे कर रहा हूँ मैं इतने बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ से मेरी इनकम आ रही है, इतनी मेरे पास प्रॉपर्टी है, लेकिन मेरे पास प्रूफ देने के लिए कुछ नहीं। अब जिन चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया, मुझे प्रूफ भी देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना है, जिस चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन है उस चीज़ के बारे में बताएं कि ये यहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा बिज़नेस है, यहाँ से मुझे इतनी आमदन होती है, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, और उसी के वो आप साथ डॉक्यूमेंटेशन करें। अदरवाइज़ आप फजूल में जब अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो असल में आप अपने नंबर घटा रहे होते हैं। तो ये अपने दिमाग में रखिएगा चीज़ कि फजूल में इंफॉर्मेशन आप ऐसी ना मेंशन करें जिसकी ज़रूरत नहीं है और जिसका आप दिफा नहीं कर सकते। अब जो है इस बात की तरफ आते हैं कि अगर आप फेक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और पकड़े जाते हैं, और जो नया बंदा होता है वो तो यकीनन आसानी से पकड़ा जाता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आमतौर पर
इग्नोर करके सिर्फ रिफ्यूज़ कर दिया जाता है फेक डॉक्यूमेंटेशन पे। लेकिन अगर आपने कोई इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन की है या जो आगे बंदा बैठा हुआ है वो बड़ा सख्त किस्म का है, वो गुस्से में है, किसी और मेंटालिटी का है, तो वो आपको कंट्री से बैन भी कर सकता है। इंग्लैंड वाले करते हैं, 5 साल 10 साल के लिए आपको बैन कर देंगे। फिर तुर्की की मिसाल हमारे सामने है। तुर्की अगर आप फेक बैंक स्टेटमेंट भी लगाते हैं और उनको पता चल जाता है कि आप फेक बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, तो FIA का केस आप पे बना देगा। तो ये जो है, हर मुल्क के अपने अपने रूल्स हैं। कोई आप पे केस बना सकता है, कोई आपको बैन कर सकता है, कोई आपको रिफ्यूज़ कर सकता है। और होता क्या, बाज़ ममालिक आपको वीज़ा दे के बाद में उनको पता चलता है, या केस को दोबारा स्टडी किया जाता है, रिव्यू में जाता है, किसी तरह भी, तो वो आपको जो वीज़ा दिया होता है उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। ये भी मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में ये चीज़ें देखी हुई हैं कि वीज़ा ग्रांट करने के बाद भी वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है, और उनकी मर्ज़ी आपको वजह बताएं या ना बताएं, ठीक है। और आमतौर पर जो कस्टमर होता है, क्लाइंट होता है, उसको ये पता होता है कि उसने क्या किया है अपनी फाइल के साथ, और जिसकी वजह से उसे ग्रांट किया हुआ वीज़ा कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो मेरे लिए आपसे करना ज़रूरी था, और मैं समझता हूँ कि आपके लिए जानना ये ज़रूरी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।